अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लगता है सिर्फ आप चार को ही पढ़ना था आज। चलो जी शुरू करते हैं हम। क्या करें, हम लोगों ने लास्ट सोडियम सेल की बात की थी और हमने जो है वो उसको तकरीबन मुकम्मल कर लिया था। रीजंस पढ़ने हमने, तो पहला रीजन है उसको हम यहाँ से लिखना शुरू कर लेते हैं भाई। रीजंस पढ़ लेंगे, फिर इसके यूजेस भी पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर इसके केमिकल रिएक्शन भी पढ़ लेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं ये आज टॉपिक मुकम्मल हो जाए। मैंने लिंक सही सेंड किया ना, ऐसा तो नहीं है मैंने लिंक गलत सेंड कर दिया। लिंक तो सही सेंड किया सर आपने। चार ही है, बताओ यार, हद हो गई। चलो भाई, पहला रीजन कि वाई मोल्टन मिक्सचर ऑफ NaCl CaCl2 is taken in down cell। एक रीजन ये बन सकता है
दूसरा रीजन बन सकता है कि वाई CaCl2 इज एडेड विथ NaCl। ये भाई दूसरा रीजन बन सकता है कि वाई NaCl वो सॉरी CaCl2, और करके दूसरा भी लिख देता हूँ मैं इसके, और क्या सकता है कि वाई CaCl2 इज एडेड विथ NaCl। दोनों सूरतों में जवाब एक ही होगा। क्यों डाला था भाई? मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका जवाब लिख रहा हूँ भाई। Electrolysis of NaCl is carried out in the presence of CaCl2, which decrease the melting temperature of mixture from 801 degree centigrade to 600 degree centigrade। ठीक है भाई, खुद भी लिख सकते थे, खुद भी लिख सकते हो। वर्डिंग इतनी अच्छी और इतनी सुथरी वर्डिंग है। दूसरा रीजन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ iron gauge diaphragm इन डाउन सेल। आयरन गॉस डायफ्राम हमने क्यों यूज किया था, दिखा दूं भाई। कहाँ था आयरन गॉस डायफ्राम? ये क्यों यूज किया था भाई हमने? ताकि इसमें से Na पास हो जाए, Cl पास ना हो। ठीक है, Na पास हो जाए, Cl पास ना हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी इसका जवाब लिख देता हूँ। इट सेपरेट्स कैथोड एंड एनोड and hence prevent the mixing of sodium metal and chlorine gas to avoid reformation of NaCl। ठीक है भाई, ये दो रीजन। पेपर में सवाल किस तरीके से आता है मैं आप लोगों को बताऊं। एक बार सवाल आया था कि वाई एनोड एंड कैथोड आर सेपरेटेड एंड डिस्क्राइब दी। मैं आप लोगों को तस्वीर खींच के दिखा देता हूँ। 2019 में जो सवाल, सॉरी 19 में आया था या पता नहीं 17 में आया था सवाल इसका ना। इसके बाद डाउन सेल कभी आया ही नहीं।
हाँ जी, मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये रहा 2017 का सवाल, नजर आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 लिखा है, वाई आर दी एनोड एंड कैथोड कंपार्टमेंट सेपरेटेड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। यानी पूछ क्या रहे हैं कि आयरन गॉस डायफ्राम क्यों यूज किया। उसके बाद कह रहा है डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम बाय डाउन्स प्रोसेस। यानी उसके बाद पूरा प्रोसेस तो लिखना था, मगर उससे पहले आपको उस रीजन का जवाब देना था। तो अक्सर ऐसा होता है पेपर करते हुए आप पूरा पूरा लिख देते हो और जवाब देना भूल जाते हो, तो नंबर कट जाता है। 1 नंबर है इसका। ठीक है भाई। तो ये इस तरह से 2017 में आया था, फिर 2019 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था मगर 2019 में नहीं आया। उसके बाद 2020 में तो लाजिम था, पेपर ही नहीं हुए। अब पेपर होंगे 21 में। तो 21 के लिहाज से ये बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। शॉर्ट में आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है भाई, डायग्राम नहीं बनानी। लॉन्ग में आ जाए तो डायग्राम बनानी पड़ती है। ठीक है, लॉन्ग में कभी वो कहेंगे कि नहीं बनानी तो अलग बात है, अगर वो नहीं कहते तो इसका मतलब आपने बनानी है डायग्राम। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। वैसे ज्यादा चांसेस मुझे लगते हैं कि ये सवाल लॉन्ग में आएगा। ठीक है। तो ये था भाई हमारा डाउन सेल। तो मैंने दोनों रीजन लिखवा दिए। हो सकता है वो ये रीजन चेंज कर दें, वो कह दें कि यही रीजन हो और यही सवाल हो, लिखा हो कि वाई CaCl2 इज एडेड विद NaCl इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, और डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम बाय डाउन्स प्रोसेस। इसी सवाल को तब्दील कर दें, इसी सवाल को। और सवाल ऐसे भी आ सकता है कि अगर मैं सवाल लिख के दिखा दूं आपको कि वाई CaCl2 is added with NaCl in extraction of sodium, describe the extraction of sodium by Towns process। तो ये भी आ सकता है भाई। तो इस तरह से अगर कोई सवाल आ जाए तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है, लिखना तो वही है, बस दोनों रीजन याद करने और कुछ नहीं। और रीजन जहन में बिठा लोगे ना तो वर्डिंग खुद भी लिख लोगे। CaCl2 क्यों ऐड किया? टेम्परेचर कम करने के लिए। आयरन गॉस डायफ्राम या इनको सेपरेट क्यों किया? ताकि ये दोनों आपस में मिक्स होकर दोबारा NaCl ना बना लें। अगर ये दो बातें उर्दू में याद कर ली ना तो इंग्लिश में खुद लिख दोगे। ठीक है जी। तो बहुत ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, बट जहन में रखनी है बात को। यूजेस की बात करते हैं कि यूज ऑफ सोडियम। सोडियम यूज कहाँ होता है? हाँ भाई, कहाँ यूज होता है सोडियम? सोडियम एक तो सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और अच्छा जी, सबसे पहला यूज क्या है भाई? इट इज कॉमनली यूज्ड इन सोडियम लैंप्स फॉर हाईवे लाइटनिंग। हाईवे पर जो लाइट्स लगती है ना हमारी, उसमें जो बल्ब्स यूज करते हैं ना वो सोडियम के लैंप्स होते हैं। सोडियम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सोडियम एक ब्राइट येलो लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए हम सोडियम को यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रोड, जब हम एक रोड पे चल रहे हैं तो रोड के जो साइड्स होते हैं और जो बीच में जो लेन बने हुए होते हैं, ट्रैक्स, उन पर रिफ्लेक्टर्स लगे हुए होते हैं।
वो रिफ्लेक्टर कभी येलो कलर का ग्लो कर रहा होता है तो कभी रेड कलर का ग्लो कर रहा होता है। तो जो येलो वाले रिफ्लेक्टर्स होते हैं ना, उसके अंदर भी सोडियम के वेपर्स होते हैं। जो हमारे कौन से येलो वाले वेपर वो हैं रिफ्लेक्टर्स, उनमें सोडियम के वेपर्स होते हैं। तो लाइट पड़ने पर जब वो येलो ग्लो कर रहे होते हैं तो वो येलो ग्लो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वो सोडियम जो है वो एक्साइट होकर एक येलो लाइट प्रोड्यूस करता है, तो एक ब्राइट येलो लाइट बनती है जिसकी वजह से वो येलो कलर शो करता है। इसी तरह एक रेड कलर के रिफ्लेक्टर्स होते हैं। रेड कलर के जो रिफ्लेक्टर्स हैं उसके अंदर स्ट्रोंशियम भी होता है, कभी कभार कैल्शियम भी होता है, ज्यादातर स्ट्रोंशियम यूज करते हैं। स्ट्रोंशियम क्या करता है? एक ब्राइट रेड कलर प्रोड्यूस करता है, क्रिम्सन रेड कहते हैं जिसे हम। तो जैसे लाइट पड़ती है रेड कलर ग्लो करता है। तो वो क्यों करता है भाई? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रोंशियम के वेपर्स मौजूद होते हैं। तो वहाँ जो रेड कलर और वो जो येलो कलर है वो किसी ना किसी मेटल की वजह से था। आज आपको पता चल गया कि भाई सोडियम मेटल और स्ट्रोंशियम की वजह से होता है। इसी तरह जो बल्ब्स बनते हैं उसके अंदर कोई ना कोई लाइट ऐड की जाती थी पहले ज़माने में, ताकि वो कलर प्रोड्यूस कर दें। आपने देखा होगा पहले अक्सर कि हमारे यहाँ हर कलर का बल्ब आता था पहले। पीला भी आ रहा है, हरा भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है। तो जो बल्ब आते थे पहले तो उनके अंदर उस तरह की गैस फिल की जाती थी ताकि वो वही कलर प्रोड्यूस करें। आप लोगों ने खैर कभी क्लब्स वगैरह जो होते हैं ना हमारे, ठीक है, या हमारे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो शीशा बार्स जो होते हैं हमारे यहाँ, तो उन वहां ही एक पर्पल लाइट यूज हो रही होती है। सब पर्पल पर्पल नजर आ रहा होता है। जो पर्पल लाइट होती है ना, वो पर्पल लाइट नियॉन की वजह से होती है। नियॉन गैस फिल होती है उसके अंदर, तो इसी वजह से वो पर्पल लाइट प्रोड्यूस करता है। कभी पोटेशियम भी यूज करते हैं पर्पल लाइट के लिए। तो ये लाइट्स का जो कलर बनता है उसके पीछे कोई ना कोई एलिमेंट है, कोई ना कोई केमिस्ट्री है। ठीक है, तो ये जो कलर प्रोड्यूस होते हैं पीछे केमिस्ट्री होती है। फायर वर्क हुआ, फायर वर्क हो रहा है भाई, रेड कलर भी बन रहा है। फायर वर्क में ब्लू भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, ठीक है, गोल्डन भी है, सिल्वर भी है। ये सारे कलर्स किसी ना किसी मेटल की वजह से होते हैं। तो जो कलर प्रोड्यूस होते हैं फायर वर्क में, उसके अंदर वो ऐसे सॉल्ट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कलर प्रोड्यूस कर दें। तो हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपाउंड जरूर इस्तेमाल हो रहा है कलर के लिए। ये जो हमारे कपड़ों पर कलर होता है जिसे हम डाई कहते हैं, या हम अपने सरों पे बालों पे जो डाई करते हैं, उसके पीछे भी तो केमिस्ट्री है ना। वो एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो वो कलर कर दे। तो डाइस जो है वो एक बकायदा पूरी केमिस्ट्री की एक क्लास है। डाइस, DYES, ठीक है, बकायदा एक इंडस्ट्री है डाई की, जो डाइस बनाती है सिर्फ ताकि कपड़े पर डाई कर सकें। कपड़ा कोई कलर्ड थोड़ी होता है। धागा जो है सफेद है, उसके बाद उसको कलर किया जाता है, और कलर भी ऐसा हो कि धुलने के बाद निकले ना। तो डाइस बनाई जाती है, और डाइस जो है वो हम पूरी केमिस्ट्री में बकायदा समझ लें पूरी ब्रांच बना दें अगर इसको डिस्कस करने बैठे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है ना, तो डाइस की बकायदा एक पूरी क्लास है। तो इसीलिए जो है वो इतना हर कलर में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री शामिल है। तो भाई सोडियम येलो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सोडियम कौन सी लाइट प्रोड्यूस करता है? येलो। दूसरा यूज क्या है भाई? इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोडियम को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड पानी में डिसॉल्व होकर टूटता नहीं है, जैसे आयोनिक टूट जाता है। तो हम उसको आयोनिक बनाने के लिए क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं। तो वो बना लेता है सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या बना लेता है? यहाँ एक टर्म यूज करते हैं हम, सोडियम एक्सट्रैक्ट। ये हम खुद बनाते हैं, अब तो खैर नहीं बनवाया जाता, बट एक तरीका होता है इसको बनाने का। हम सोडियम मेटल लेते हैं, एक ट्यूब में डालते हैं, ट्यूब में डालने के बाद जो है वो उसको हीट करते हैं, उसके अंदर की रिएक्टिविटी खत्म होती है, फिर सॉल्ट डालते हैं उसके साथ, फिर उसको बॉईल करते हैं, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बन जाता है।
कभी गूगल करके देखिएगा प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट, आपको आइडिया हो जाएगा। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। सोडियम एक्सट्रैक्ट बनने के बाद वो आयोनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर मुझे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी एलिमेंट को डिटेक्ट करना हो, जैसे मैंने जो है वो Cl डिटेक्ट करना था किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। और सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी? सोडियम मेटल की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसलिए भी यूज होता है। इसके अलावा एक और यूज है इसका, सोडियम अमलगम बनाया जाता है। मैंने शायद इससे पहले भी टर्म यूज की है या नहीं की होगी, तो अभी सुन लें भाई। सोडियम अमलगम, अमलगम का जो वर्ड है वो यूज किया जाता है मरकरी के लिए, ठीक है भाई। अमलगम का जो वर्ड है वो यूज किया जाता है किसके लिए? मरकरी के लिए। यानी अगर कभी कोई एलिमेंट, यानी सोडियम अमलगम इज एन अलॉय। सोडियम अमलगम क्या है? अलॉय है। अलॉय किसका है? अलॉय ऑफ मरकरी। यानी जब भी कभी टर्म अमलगम इस्तेमाल हो तो इसका मतलब ये है कि ये मरकरी का कोई अलॉय है। अब सोडियम अमलगम में क्या होगा? सोडियम और मरकरी। सोडियम अमलगम में क्या होगा? सोडियम और मरकरी। और ये यूज होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं भाई? जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी खुद लॉस करें, सामने वाला गेन कर ले, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अच्छा, अब एमसीक्यूज में आती है ये बातें कि भाई बताएं सोडियम अमलगम में कौन से मेटल है। तो आप कहोगे भाई जब भी टर्म अमलगम आएगा इसका मतलब मरकरी। जब भी टर्म अमलगम आ जाए तो इसका मतलब मरकरी। अब जरा मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं टिन अमलगम का क्या मतलब हो गया? हाँ भाई, टिन अमलगम का मतलब हो गया इसके अंदर कौन सा मेटल है? टिन और मरकरी। जिंक अमलगम का मतलब क्या हो गया? जिंक और मरकरी, ठीक है। ZnHg और SnHg। टिन का सिंबल Sn होता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज में आती है ये बात भाई, याद रखना कि एमसीक्यूज में ये बात भी आ सकती है कि वो आपसे कहते हैं कि बताएं अमलगम किसके लिए यूज करते हैं? द टर्म अमलगम यूज्ड फॉर, द टर्म अमलगम यूज्ड फॉर। मरकरी। मरकरी, ठीक है भाई। तो टर्म अमलगम यूज किया जाता है किसके लिए? मरकरी के लिए। एक तो माशाल्लाह से आप चार, उसमें से भी जवाब एक ही दे रहा है। एक और थी खातून, वो चली गई शायद, या नेट चला गया होगा, या नेट इशू कर रहा होगा। यानी एक तो समझ में नहीं आती भाई, जब फीस दे रहे हो तो पढ़ क्यों नहीं रहे हो? सीधी सी बात भाई। मेरे ख्याल से आज बायो की क्लास नहीं हुई है ना, इसीलिए माशाल्लाह सबने समझा कि आज सर फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लास नहीं लेंगे। सेकंड पॉइंट फिर से सुन ले भाई। सेकंड पॉइंट, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने का तरीका बता रहा था मैं आपको कि जो सोडियम है वो एलिमेंट्स डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मौजूद था CH3Cl, ठीक है। CH3Cl एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कि इसके पास यहाँ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ये एक Cl लगा हुआ है। अब अगर मैं इसे पानी में डिसॉल्व करता हूँ ना, H2O में डिसॉल्व करता हूँ, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों? ऑर्गेनिक है ना, नहीं होगा डिसॉल्व। पोलर नॉन पोलर वाली बात। ये बॉन्ड तोड़ना है हमें, यहाँ से मैं चाहता हूँ इसमें से Cl डिटेक्ट करूँ। तो मैं क्या करूंगा? मैं CH3Cl का रिएक्शन कराऊंगा किससे? सोडियम के साथ। तो ये रिएक्शन करने के बाद जो है ना बनाएगा कुछ, बनाने के साथ बहुत कुछ बनाएगा, ABCD, साथ में NaCl बनाएगा। अब ये NaCl को पानी में डिसॉल्व करूंगा तो हो जाएगा?
जी हो सर। जाएगा, बिल्कुल हाँ हो सर। जाएगा, है ना। Na पॉजिटिव बना लेगा और Cl नेगेटिव बना लेगा। अब मुझे Cl डिटेक्ट करना है। Cl डिटेक्ट करने का टेस्ट क्या है? अगर मेरे पास Cl डिटेक्ट करना हो तो Cl के साथ मैं क्या ऐड कर दूं? HNO3 और AgNO3। अगर मैं ये चीज ऐड कर दूं Cl के साथ, यानी मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है भाई, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद था क्लोराइड का आयन, मैंने यहाँ ऐड किया क्या? HNO3 और AgNO3। तो अंदर जो है वो, फॉर एग्जाम्पल ये अंदर लिक्विड था एक अदद, मैं ये ब्लैक से इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो दिखाऊं। ये एक अंदर एक लिक्विड था, अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए। अंदर क्या बन गए? व्हाइट पीपीटी बने। व्हाइट पीपीटी इंडिकेट करता है कि क्लोराइड मौजूद है। व्हाइट पीपीटी इंडिकेट करता है कि क्या मौजूद है? क्लोराइड मौजूद है। तो मैंने देखो ना, यहां से यहां गया, फिर यहां आया, मैं यहां से यहां नहीं आ सकता था। तो इसको बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किसका किया? सोडियम का किया। इसे सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी बात समझ आई होगी। मैं ये नहीं कहता पूरा ही समझ आ गया होगा, बट कुछ बेहतर समझ आया होगा। हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है जी। तो एक तो ये होगा यूजेस। यूजेस के बाद आते हैं भाई केमिकल रिएक्शंस। तो चलें, 4 केमिकल रिएक्शन है टोटल, वो चारों कर लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी, टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा हमारा। चलें जी, ये रिएक्शन आप लोग बताएंगे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है? आप लोग जरा ये तो क्लैरिफाई करें ना हमें कि केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है। भाई केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जो आपके पास एलिमेंट या जो कंपाउंड आया, अब वो क्या रिएक्ट कर सकता है, क्या क्या रिएक्शन कर सकता है, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, प्रिपरेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। कंफ्यूज नहीं होना। हमने क्या बनाया? सोडियम। अब हम सोडियम का रिएक्शन कराएंगे सबसे, जिससे करा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं सोडियम का रिएक्शन किससे करा रहा हूँ? हाइड्रोजन से करा रहा हूँ। हाँ भाई, सोडियम का रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? हाइड्रोजन से करा रहे हैं। बताओ क्या होगा, क्या बनेगा? NaH और Cl। सीएल कहाँ है? यहाँ टू सीएल है ही नहीं। टू टू NaH, तो फिर वो बैलेंस करने के लिए फिर हाँ जी, Na क्या के बाद बनेगा? यहाँ बनेगा NaH, फिर ये बैलेंस हो जाएगा। हाइड्राइड बना। क्या बना? सोडियम हाइड्राइड। वालेकुम अस्सलाम इबाद भाई। इबाद भाई अभी तो अल्लाह हाफिज करने वाला था मैं। मैं तो बस क्लास अल्लाह हाफिज करने वाला हूँ बस। सर जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता दे सब जो जो आपने पढ़ा है। जल्दी जल्दी में फिर बताते जरा, ये जो टॉपिक शुरू किया ये मुकम्मल करूँ मैं, फिर एंड में थोड़ा सा समराइज कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है भाई। तो बहुत शुक्रिया। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन में भाई NaH बना। क्यों बना भाई NaH? सोडियम ग्रुप 1 का, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो एक सोडियम के पास एक हाइड्रोजन लग सकता है ना भाई। तो ये आयोनिक हाइड्राइड है। चैप्टर नंबर 2 है ये, आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड है ये। चलें, एक और रिएक्शन अब आप बताएंगे, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। हाँ जी, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन यानी Na का रिएक्शन कराना है N2 के साथ। ठीक है भाई, Na का रिएक्शन कराना है किसके साथ? N2 के साथ। जरा आप लोग सोचे, मैं 1 मिनट, जरा एक कॉल आ रही है वो अटेंड कर लूं।
जी भाई, Na और N2 का रिएक्शन कराना है हमने। Na ग्रुप 1A का है और N2 ग्रुप 5A का है। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर नाइट्रोजन तो गैस है ना, नाइट्रोजन गैस है बिल्कुल। फिर वो लॉस नहीं करेगी अपने इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ इसीलिए ग्रुप्स बता दिए ना कि भाई ग्रुप्स, कि भाई ये ग्रुप 5A है और ये 1A है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी N2 में एक N के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 कम है। तो उसको पूरा करने के लिए उसके पास सोडियम कितने लगने चाहिए? 3। 3 लगने चाहिए। यानी हमारा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बनना चाहिए Na3N। क्यों? क्योंकि एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा ना, जैसे NH3 बनता है ऐसा ही है ना, NH3 बनता है। NH3 क्यों बनता है? 3 हाइड्रोजन लग रहे होते हैं आगे। इसी तरह सोडियम भी कितने लगेंगे? 3 ही लगेंगे। तो इसलिए प्रोडक्ट क्या बना हमारा? Na3N। अभी जो Na3N बना तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस करवा दें बस अब। सर यहाँ पे 2 लगेगा और इस साइड 3 Na के साथ। यहाँ 2 लगेगा और यहाँ 6 लगेगा। 6। हाँ। 2 3 जा 6, ठीक है। तो बैलेंस हो गया इक्वेशन। Na3N को सोडियम नाइट्राइट कहते हैं, ठीक है भाई। अब जो रिएक्शन मैं करा रहा हूँ भाई वो तो आप लोग मजे से कर लोगे। रिएक्शन विद क्लोरीन। Na+Cl2, इसका जवाब तो माशाल्लाह सब दे देंगे ना। सर NaCl 2 NaCl NaCl। बनेगा, 2 NaCl बनेगा, बिल्कुल 2 NaCl बनेगा और यहाँ 2 आ जाएगा। अच्छा जी, आखिरी रिएक्शन, रिएक्शन विद वाटर। सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ जब कराते हैं तो ये बनाता है NaOH और हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, जब भी आप किसी मेटल, किसी भी अल्कली मेटल का रिएक्शन वाटर से कराओगे ना तो हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनती है भाई। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर देता हूं मैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ, इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ वाटर। आसान हो जाए फिर शुरू करते हैं। ये वीडियो देखें जब तक आप लोग।
बेटे कुछ भी नजर नहीं आया क्या? चले मैं ग्रुप पे भेजूंगा वीडियो। हाँ जी, हुआ ये कि भाई हमारे पास रिएक्शन इस तरह से होते हैं कि हमारा जो भी अल्कली मेटल है ना, जो हमारा अल्कली मेटल होता है वो हमारे पास, मैं ग्रुप पे भेजूंगा बेटा, वीडियो जरूर देख लिएगा। तो हमारे जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये पानी के साथ बहुत एक्सक्लूसिव रिएक्शन करते हैं, तो हम कहते हैं अल्कली मेटल आर नॉट अ गुड फ्रेंड ऑफ वाटर। तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये जब एक्सक्लूसिव रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आपने देखा होगा ये जो क्लाउड्स बन रहे थे, जिन्होंने देखा ये जो क्लाउड्स बन रहे थे, वो क्लाउड्स बनने की वजह से हमारे पास क्या हुआ भाई, हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। और साथ में ये क्या बनाता है, एक NaOH। NaOH को हम अल्कली कहते हैं। अल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेस। NaOH क्या है, एक अल्कली है। और अल्कली का क्या मतलब होता है, वाटर सॉल्युबल बेस। ये पानी में सॉल्युबल होती है। तो ये रिएक्शन होते हैं बड़े एक्सक्लूसिव रिएक्शन, और ये बकायदा जो है फायर भी कैच कर लेते हैं। आपने देखा हो अगर कि भाई पानी पे हमने सोडियम डाला और पानी पे आग लग गई, यानी पानी आग बुझा रहा है और पानी पर आग लग रही है, तो सोचिए कितना एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता होगा। तो ये रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से जो है वो हमारे पास, हम ये कहते हैं कि अल्कली मेटल्स या सोडियम इज नॉट अ गुड फ्रेंड ऑफ वाटर, या हम ये भी कहते हैं कि सोडियम इज एनिमी ऑफ वाटर। ठीक है जी, दुश्मन है या अच्छे दोस्त नहीं, एक ही बात होगा। ठीक है, तो ये थे रिएक्शंस। अगर आपके पास पेपर में ये रिएक्शन आ जाए तो आप लिखोगे कि NaOH और H2 जब भी रिएक्शन करेंगे हमेशा क्या बनाएंगे, NaOH और H2। हमेशा जब भी सोडियम का रिएक्शन वाटर से होगा, NaOH और हाइड्रोजन गैस बनेगी, और हाइड्रोजन गैस बनने की वजह से ही धुआं उठ रहा है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं भी देखी है तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लिएगा, रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विथ वाटर। यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको आराम से वीडियो मिल जाएगी। दूसरे या तीसरे नंबर पे होगी ये वीडियो। ठीक है, और हुआ तो मैं इसका लिंक भेज देता हूँ ग्रुप पे ताकि आप लोग देख सकें। लिंक भेज देता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास को एंड कर रहा हूँ। हमारा अल्कली मेटल यानी सोडियम के एक्सट्रैक्शन का टॉपिक मुकम्मल हो गया। ठीक है, ये बात भाई हमने आज पढ़ा कि इसके रीजंस पढ़े हमने आज। यहाँ से शुरू किया है ना हमने आज, हाँ यहाँ से शुरू करा है। रीजन पढ़े कि भाई CaCl2 क्यों ऐड करते हैं और आयरन गॉस का क्या यूज है। उसके बाद फिर यूजेस पढ़े, मैंने पेपर में सवाल कैसे आता है ये दिखाया। यूजेस पढ़े कि भाई सोडियम लैंप्स पर यूज होते हैं हाईवे पर, क्यों, क्योंकि ये बहुत ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा सोडियम अमलगम के मुतालिक मैंने बताया कि भाई सोडियम अमलगम, अमलगम का मतलब होता है कि जब भी कभी मरकरी यूज हो तो उसके लिए हम टर्म अमलगम यूज करते हैं। तो सोडियम अमलगम एक अलॉय है। अलॉय किसे कहते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल। तो यहाँ दोनों मेटल मिल रहे हैं तो इसीलिए ये अलॉय बना रहा है। अलॉय है किसका, मरकरी का। जब भी कोई मरकरी का अलॉय बनता है तो उसके लिए हम टर्म अमलगम इस्तेमाल करते हैं। ये बात MCQs में आ जाती है, द टर्म अमलगम इज यूज्ड फॉर मरकरी। इसके अलावा कभी कभार पेपर में ये मैंने नीचे 2 मेटल्स और लिखे, टिन अमलगम और जिंक अमलगम। तो वो पूछ लेते हैं कि बताएं टिन अमलगम में कौन से मेटल है, तो आप लिखोगे Sn और Hg। जिंक अमलगम में कौन है भाई, Zn और Hg। अमलगम की जगह Hg आ जाएगा और उससे पहले वो मेटल आ जाएगा जो मेटल लिखा होगा। फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट की थोड़ी सी बात करी थी। आप रिकॉर्ड वीडियो देखिएगा, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा क्योंकि मैं बहुत तेजी से बता रहा हूँ। फिर केमिकल रिएक्शन आपके सामने शुरू करें भाई, तो ये 4 केमिकल रिएक्शन है इसके। ठीक है, अगला टॉपिक इंशाल्लाह होगा कल। एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग रात तक इंशाल्लाह मैं बता दूंगा कितने बजे होगी। ठीक है, कल एक्स्ट्रा क्लास होगी। ठीक है भाई, तो मैं क्लास को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा क्लास का टाइम इंशाल्लाह मैं आपको रात तक बताता हूँ ग्रुप पर। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज।